हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट मैंने डिटेल में कवर नहीं किया था, वन शॉट में कवर किया था, दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आईज एंड ईयर वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का ऑलरेडी पूरा डिलीटेड टॉपिक हमने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 का हम ये दो डिलीटेड टॉपिक कवर कर लेंगे जो 2021 के बोर्ड्स को बच्चों को नहीं था और अभी आपको आने वाला है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों को बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इस टॉपिक में से आया तो आया, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आता। आईज और ईयर वाले टॉपिक में से बोर्ड्स में, मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स में कभी भी 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अभी आधे से ज्यादा बच्चे तो इधर ही वीडियो बंद करके चले जाएंगे कि अरे छोड़, बोर्ड्स में इसमें से आता नहीं है तो क्यों पढ़ने का। ठीक है, लेकिन सीईटी में से इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा आता है। और नीट में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग डेफिनेटली ये स्किप कर सकते हैं, ये टॉपिक स्किप करके आप लोग बाकी पूरा चैप्टर अच्छे से करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो बच्चे सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है स्किप करने का, उनको कंपलसरी ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एक टीचर का काम होता है पढ़ाना। अब भी क्या स्किप करना है और क्या पढ़ना है वो तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप चौथी पांचवी में भी नहीं हो कि आपको 2 चमाट मार के बोला जाए पढ़ो। आपको अल्टीमेटली जो पढ़ना है आप वही पढ़ोगे, नहीं तो आप बुक लेके खाली बैठे रहोगे, पढ़ोगे नहीं। करेक्ट। सो जिन बच्चों को पढ़ना है उनके लिए मैंने यहाँ पर ये पीपीटी बनाई है और आज हम ये सेशन कवर करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। फालतू का इस टॉपिक को ना हाइप करके रखो, और डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज जस्ट न्यू टू यू। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, इसके बारे में आपने 9वीं 10वीं में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, 11वीं में नहीं पढ़ा, इसलिए तुमको ये थोड़ा सा अलग लगता है। हर अलग चीज डिफिकल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट न्यू टू यू, दैट इज वाई थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, अलग है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज में कुछ सेकंड्स में बता देती हूँ कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है हमारे ज्ञान लैब ऐप के बारे में, तो बच्चों प्ले स्टोर पर हमारा ज्ञान लैब का ऐप अवेलेबल है। ये ऐप डाउनलोड करके आपका क्या फायदा होगा, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको एमएसटी सीईटी का फ्री मटेरियल मिलेगा। एमएसटी सीईटी 2021 के पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, पीसीबी और पीसीएम के शिफ्ट वाइज। ठीक है, फ्री मटेरियल वाला जो 3 लाइंस होती हैं उसमें जब आप सेक्शन चेक करोगे तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये फ्री एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री साइंटिस्ट के नेम का पीडीएफ। इस पीडीएफ में हमने पूरे के पूरे बायोलॉजी के जो 19 चैप्टर्स है जो सीईटी में आते हैं, 15 चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड के और 15 चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर्स आपके 11th स्टैंडर्ड के, मिला के ये जो 19 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में कौन सी डिस्कवरी की, ये सारी चीजें हमने दी हुई है और इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और एमएसटी सीईटी के फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उनको एमएसटी सीईटी के लिए पर्सनल कोचिंग, पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, तो आप हमारा एमएसटी सीईटी का लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ऑलरेडी हमने लाइव लेक्चर्स, हमारे डेली ऑलमोस्ट डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं सुबह के टाइम पे 10-11 बजे। तो इस बैच में ऑलरेडी अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्टेड है। इसमें चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है विथ डीपीपी, चैप्टर नंबर 9 विथ डीपीपी, चैप्टर नंबर 12 विथ डीपीपी एंड चैप्टर नंबर 1 विथ डीपीपी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो अबाउट टू फिनिश। इन सबका हमने डीपीपी भी सॉल्व कर लिया है, डेली एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जाते हैं। जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं और इसका अभी एक मेजर टेस्ट भी होने वाला है। ये जब सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका मेजर टेस्ट भी होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है लेकिन फाइनेंशियल बजट अच्छा नहीं है, तो दिवाली में आपके लिए एक छोटा सा ऑफर, एक छोटा सा गुड न्यूज आने वाला है। तो तब आप इस ऐप को परचेस करके आप अपना जो छूटा हुआ टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सारे डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स विद डीपीपी सोल्यूशन, और ये लेक्चर्स हमारे मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं।
तो अगर आपको ये सारे लेक्चर्स वापस से देखने हैं तो आप ये बैच, ये कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना है, मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, तो बिंदास यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि सेम चीज़ मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाई हुई है। बस फर्क क्या होता है कि जब आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपका डेली शेड्यूल बनता है। यूट्यूब पे कभी मन किया तो देखा, कभी मन नहीं किया तो नहीं देखा, ऐसा हो जाता है। सो इफ यू आर डिसिप्लिन, यूट्यूब इज वेरी गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू नीड अ गाइडेंस, देन यू कैन टेक दिस ऐप। तो ऐसे या वैसे कैसे भी करके एमएसटी सीईटी की तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। और बोर्ड्स के पहले, आपके बोर्ड्स के पहले फरवरी तक वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर 12th का सिलेबस। आपके बोर्ड्स के पहले पूरा का पूरा 12th सिलेबस कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 12 से 13 चैप्टर तो हो ही जाएंगे इस एमएसटी सीईटी बैच में। यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। एमएसटी सीईटी की बैच ये एमएसटी सीईटी के लिए है। एमएसटी सीईटी एग्जाम अप्रैल मई में होती है, तो तब तक तो कंपलसरी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 12 से 13 चैप्टर तो हम इसमें लाइव लेक्चर लेके खत्म करेंगे, क्योंकि 5 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन डेफिनेटली एनरोल योरसेल्फ। और नहीं चाहिए ज्वाइन नहीं करने का है तो भी एटलीस्ट फ्री मटेरियल का तो फायदा उठाओ, फ्री का माल क्यों छोड़ने का। यस, चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस टॉपिक। अभी सेंसरी रिसेप्टर मतलब क्या होता है? जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर देख लिया है तो उनको पता ही चला होगा। सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे बॉडी के वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी का स्टिमुलेशन रिसीव करते हैं और मैसेज स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक लेके जाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं। अभी आपको कोई चीज दिखाई देती है तो वो कैसे दिखाई देती है? आपको कुछ सुनाई देता है तो आप फटाक से, कोई आपका नाम लेगा या अंजलि, तो आप फटाक से पलट के देखते हो, आपका नाम जो भी है। तो सुनाई कैसे देता है, दिखाई कैसे देता है, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल, हाउ दिस फंक्शंस, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो, अगर आपको नहीं भी पढ़ना है बोर्ड्स के लिए तो भी क्यूरियोसिटी के लिए तो एक बार ये वीडियो देख ही लेना, ठीक है? चलो भले इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना। सेंसरी रिसेप्टर्स का पहले अपन मीनिंग देखेंगे, अलग अलग टाइप के सेंसरी सेल्स देखेंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स आर सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये डेफिनेटली हमारे नर्वस सिस्टम के स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं which receive the various stimuli. Stimuli का मीनिंग मैंने बहुत बार बताया है, stimuli मतलब सिग्नल। so they receive various signal from the external और internal environment. तो ये कहाँ से सिग्नल रिसीव करते हैं? from external and internal environment. बाहर से कुछ अगर गया हमारी बॉडी में, आंख में कुछ गया, कान में कुछ गया, तो भी हम अलर्ट हो जाते हैं, या अंदर से अगर कुछ फीलिंग हो रही है तो भी हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है। सो सेंसरी रिसेप्टर्स इंटरनल सिग्नल भी रिसीव करता है और एक्सटर्नल सिग्नल भी रिसीव करता है। द नेचर ऑफ रिसेप्टर इज डिफाइंड बाय अ टाइप ऑफ स्टिमुलाई दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू। अभी स्टिमुलाई अलग अलग टाइप का होता है ना, सिग्नल बॉडी को अलग अलग टाइप का मिलता है। आप जब तवे पे रोटी सेकते हो, आपको चटका लग जाता है तो वो अलग टाइप का सिग्नल है। कोई आपको पत्थर फेंक के मारता है, वो अलग टाइप का सिग्नल है। कोई चिमटी काटता है, वो अलग टाइप का सिग्नल है। जब एक मच्छर काटता है तो वो अलग टाइप का सिग्नल होता है। तो सिग्नल अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई आंख पे टॉर्च मारता है तो वो अलग टाइप का सिग्नल होता है। कोई कान में आके मेले में वो भूंगा मिलता है ना, पी करके जोर से बजा देता है, तो वो अलग टाइप का सिग्नल होता है। तो आपका कौन सा सिग्नल आपको मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होएगा। फॉर एग्जाम्पल अ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं अपने बॉडी में। ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। देखने के लिए, विजन के लिए अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड सेल, कोन सेल। सुनने के लिए अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर सेल या ईयर सेल भी आप बोल सकते हो। ईयर में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्मेल के लिए भी हैव ऑल्फैक्टरी लोब्स। टेस्ट के लिए भी हैव डिफरेंट गस्टेटो रिसेप्टर्स, माउथ रिसेप्टर्स, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह। टच के लिए भी हैव डिफरेंट स्किन रिसेप्टर्स। तो हर एक टाइप के सिग्नल के लिए हर एक टाइप का रिसेप्टर अलग होता है। तो इधर पे एक एग्जांपल दिया है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट का सिग्नल कौन रिसीव करता है? फोटो रिसेप्टर। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रिसेप्टर? रिसेप्टर मतलब ऐसा ऑर्गन जो सिग्नल रिसीव करता है। रिसेप्टर एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो सिग्नल रिसीव करता है। इट इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज म्हणजे इंडिकेट्स किंवा सांगणं। तो ये हमको बताता है कि जब एक स्पेसिफिक टाइप का सिग्नल हमारी बॉडी को मिलता है, व्हेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस रीचेस द सेंसरी न्यूरॉन, it causes the production of an action potential in it and this action potential is carried in the form of an impulse. तो समझो आपकी आंख में कचरा गया, या आपके आंख में, अभी दिवाली की सफाई सबके घर पे होगी, तो जब आप दिवाली की सफाई करते हो आंख में कुछ कचरा गया तो आप फटाक से हाथ ऐसे आंख डाल के ऐसे खुजाने लगते हो या पानी मारते हो। तो आंख में कचरा गया
उसकी वजह से आंख में कुछ तो चुभा, दिस इज रिसेप्टर, ये सिग्नल रिसीव हुआ, और उसके बाद आपने हाथ से अपने आंख को खुजाया या आपने पानी मारा, दिस इज योर रिस्पॉन्स। आपने अपने हाथ में दिया लिया, अभी बहुत सारी लड़कियां, मैं भी हाथ में दिया लेके ऐसे मस्त दिवाली का फोटो निकालेंगे, फिर वो दिया नीचे से गर्म हो जाएगा तो अपन ऐसे चटका लगने जैसा एक्शन करेंगे, ठीक है। सो हाथ में जब दिया ले रहे हो और फिर नीचे से धीरे धीरे हीट लग रही है, दैट हीट इज योर सिग्नल। वो हीट जो आपको फील हो रही है वो आपका सेंसरी रिसेप्टर मैसेज रिसीव कर रहा है। बहुत जोर से जब वो गर्म हो जाएगा तो आप फटाक से हाथ हटा दोगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स है, दिस इज योर एक्शन पोटेंशियल। तो मैसेज आना इज रिसेप्शन एंड व्हेन यू रिएक्ट दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ये हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के पहले वाले टॉपिक में 9.6 में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। These impulses are conducted to different functional areas of the brain for processing and interpretation. तो अपन ने पढ़ा था ब्रेन के सेरिब्रम के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो कौन सा सेंसेशन फील हो रहा है उसके हिसाब से ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट में मैसेज जाता है। जैसे अगर आपको कुछ देखना है तो आपका मैसेज ऑसिपिटल लोब के पास जाएगा, आपको अगर कुछ सुनना है तो आपका मैसेज टेम्पोरल लोब के पास जाएगा, आपको कोई चीज फील करनी है, टच करना है तो वो पैराइटल लोब के पास जाएगा, आपको कुछ बोलना है तो वो फ्रंटल लोब के पास जाएगा, क्योंकि फ्रंटल लोब के पास ब्रोकास एरिया होता है। तो हमारे ब्रेन के हर एक पर्टिकुलर सेक्शंस डिसाइडेड है, ये मैसेज है तो इसके पास जाएगा, ये मैसेज है तो इसके पास जाएगा। ये मैसेज देने का काम कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। जिस बच्चे ने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर देख लिया है उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, जिसने नहीं देखा है उनके सर के ऊपर से सब बाउंसर जाएगा, ठीक है। So this is the introduction of sensory receptors. अब आगे देखो क्या दिया है। Receptors are classified on the basis of their location. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी सेंसिटिविटी क्या है कौन से स्टिमुलस को लेकर। तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स इधर दिए गए हैं। अभी मैम ये टेबल लर्न करना जरूरी है क्या? नो। इसमें से आपको ये जो एक्सटेरो रिसेप्टर्स है इसमें से मैं बताती हूँ कौन सा एग्जाम्पल लर्न करना है, उतना ही लर्न करते जाना। सबसे पहली बात तो एक्सटेरो रिसेप्टर मतलब जो बाहर का सिग्नल रिसीव करता है, जैसे फोनो रिसेप्टर्स, ये साउंड का सिग्नल रिसीव करते हैं। स्टेटो रिसेप्टर्स, दे आर द रिसेप्टर्स फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मतलब आपके कान में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड जो है वो आपके बॉडी का इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करके रखता है, और आपको सब कुछ बराबर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो उस लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लिक्विड को सिग्नल कौन देता है? स्टेटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आपको देखने में मदद करता है। थर्मो रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। अचानक से कोई लाके बर्फ आपके शर्ट के पीछे डाल देगा तो आप एकदम हो जाओगे, क्योंकि आपकी स्किन को अचानक से ठंडा ठंडा फील होता है। तो दैट इज थर्मो रिसेप्टर का काम, क्योंकि अपने स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स है, वो टेम्परेचर रिसीव करते हैं। अपनी आंखों में आईज के रिसेप्टर नहीं है। आपको आंख हाथ से दिखाई देता है क्या? सर आंख नहीं, हाथ। अपने हाथों पर, हैंड्स पे आईज वाला सेल नहीं है, नहीं तो सबको हाथ से दिखाई देता ना। आंख वाले सेल आंख में है, स्किन वाले सेल स्किन पे है। तो ऐसे अलग अलग स्किन, अलग अलग सेल्स अलग अलग लोकेशन पे होते हैं और उनका फंक्शन अलग अलग होता है। मैकेनो रिसेप्टर्स ये भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये टच, पेन, प्रेशर ये सब फील करते हैं। जैसे समझो आपका हाथ दरवाजे पे अटक गया तो आ करके आप चिल्लाने लगते हो, क्यों? क्योंकि वो दरवाजा जब बंद किया तो आपकी स्किन को वो दर्द फील हुआ, वो प्रेशर फील हुआ। क्यों? क्योंकि आपके स्किन के ऊपर मैकेनो रिसेप्टर्स है। तो इस पूरे पार्ट में से आपको फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर याद करना है। थर्मो तो इजीली आप याद कर सकते हो, थर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या याद करने का है मैम? इसका नाम और इसका फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कीमो रिसेप्टर्स केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। गस्टेटो मतलब जो माउथ में होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब जो नोज में होता है। आप कुछ खट्टा खाते हो, कुछ कड़वा खाते हो तो फटाक से टेस्ट आता है, तो वो गस्टेटो रिसेप्टर्स रिसीव करता है, टेस्ट बर्ड्स। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में होता है जो स्मेलिंग वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेरो रिसेप्टर्स। इंटेरो रिसेप्टर मतलब जो बॉडी के अंदर से सिग्नल प्रोड्यूस करता है। पहला एग्जांपल है एंटेरो, दूसरा है प्रोपियो, तीसरा है बेरो। एंटेरो रिसेप्टर्स जो बॉडी के डाइजेस्ट ये अपना, इट इज सेंसिटिव टू स्टिमुलस कमिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हंगर, थर्स्ट, पेन एटसेट्रा। मतलब बेसिकली जब आपको भूख लगती है, एसिडिटी फील होता है, तो वो सब एंटेरो रिसेप्टर्स रिसीव करता है। प्रोपियो रिसेप्टर्स आपके जॉइंट्स और मसल्स का सिग्नल रिसीव करता है। अकड़न आ गई, क्रैम्प आ गया,
या जॉइंट्स दुख रहा है, तो वो सिग्नल कौन रिसीव करता है? प्रोपियोरिसेप्टर। बेरोरिसेप्टर सेम इसके जैसा है, मैकेनोरिसेप्टर जैसा। मैकेनोरिसेप्टर और बेरोरिसेप्टर सेम है, बस फर्क क्या है? ये स्किन में प्रेजेंट है, ये आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। ये भी आपका टच पेन प्रेशर रिसीव करता है, ये भी प्रेशर रिसीव करता है, बस कौन सा प्रेशर? ब्लड का प्रेशर। दोनों का काम प्रेशर रिसीव करना है, बस ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। These are considered as mechanoreceptors which receive signals from internal organ. तो ये दोनों सेम आपको याद रखना है, ओके। चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज आईज। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अभी सबसे पहली बात, कितनी आंख होती है आपके पास? दो आंखें होती हैं, करेक्ट। वी हैव टू आईज, ओके। सो द आईज आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ विजन। आंख से किसी को सुनाई देता है क्या? मैम कुछ भी बोल रहे हो आप। आंख से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई देता है। फिर भी मेरे बहुत सारे बच्चे पेपर में हमेशा एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर गलत लिखते हैं, और उन बच्चों को मैं बोलती हूँ आंखों वाले अंधे, आंख हो के भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। पेपर छापने भी बराबर से नहीं आता, कॉपी भी गलत करते हैं। बोर्ड पे लिखा है मैंने -2, वो लोग एग्जाम में लिखते हैं +2, और फिर बोलते हैं मैम आपने +2 लिखा था। धन्य हो सीसीटीवी का। फिर सीसीटीवी पे मैं उनको जाके दिखाती हूँ, देखो मैंने इधर -2 लिखा है, तुमने +2 लिखा, तो तुम आंखों वाले अंधे हो, ओके। ऑलराइट, सो आईज आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ विजन। आईज हमको देखने में हेल्प करते हैं। These are located in the orbit of skull. Orbit मतलब अपने खोपड़ी में एक खड्डा है। आपने ढांचा देखा रहेगा ना, ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन में इधर फोरहेड पे आपका एक पर्टिकुलर 2 खड्डे बने रहते हैं, उधर पे अपना आईज लोकेटेड रहता है। जब आप हेल्दी हो, जैसे अभी आपका आईज जो लोकेटेड है, आईज के आजू बाजू में बहुत सारी फैट की लेयर है, तो इट हैज अ कुशन ऑफ फैट। कुशन म्हणजे लेयर अराउंड देम। तो आईज के आजू बाजू में फैट की लेयर है, ताकि अपने आईज को प्रोटेक्शन मिल सके, सपोर्ट मिल सके। ईच आई इज स्फीरिकल, राउंडेड एंड कॉल्ड आई बॉल। सबकी आंख ऑलमोस्ट गोल है, ठीक है। किसी की भी आंख ऐसे रसगुल्ले जैसी है क्या, या चौकोस्टिक जैसी खड़ी खड़ी है क्या? नहीं ना। या ट्रायंगल आईज है किसी की? है तो बताना कमेंट सेक्शन में। एवरीबडीज आईज इज ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीट सीजन बॉल जैसा राउंड, बट इट इज ऑलमोस्ट स्फीरिकल एंड इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर, इसीलिए हम आईज को आई बॉल बोलते हैं। ऐसे गोटी निकाल के खेलेंगे, विलन लोग बोलते हैं ना मूवी में। द आईज आर प्रोटेक्टेड बोन्स, द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय bones, eyebrows, upper and lower eyelids with eyelashes and lacrimal tear glands. आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रेजेंट है? आईज के ऊपर इधर पे एक हड्डी रहती है, इधर पे एक हड्डी रहती है। आईब्रोज प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल ट्रैप करते हैं। आई लैशेस, अपनी जो पापड़े असतात ना, पलके जो होती है, ये डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करती है। और अगर आंख में कुछ बैक्टीरिया चला भी गया तो देखो अपने आईज के एकदम इधर पे, यहाँ पे अपना लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इधर एक छोटा सा छेद होता है। आईने में अपनी आंख देखो तो आपको दिखाई देगा, इधर एक छोटा सा छेद होता है, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, इधर से टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, है ना। So we have lacrimal tear glands. Movement of the eyeball within the orbit is controlled by 6 set of muscles. तो ये CET क्वेश्चन है। आपकी आंखों का मूवमेंट ऊपर नीचे इधर उधर ऐसा वैसा जैसा भी घुमाना है, ये मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? टोटल 6 मसल्स, ओके ओके। वॉल ऑफ द आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हमारी आंखों के बाहर की जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो 3 लेयर से बनी है। पहली लेयर है स्क्लेरा, दूसरी लेयर है कोरोइड, तीसरी लेयर है रेटिना। स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर है, ये देखो ये ब्लू वाली लेयर आपकी स्क्लेरा लेयर है। आपकी आंखों को अपने सॉकेट में फिक्स करने में कौन हेल्प करता है? स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये आईज की सबसे बाहर की लेयर है। ये देखो एक फोटो दिखाती हूँ आपको इधर पे, ये जो आपका पूरा व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये पूरा व्हाइट टिश्यू जो है, दिस इज योर स्क्लेरा। इधर देखो, दिस इज योर स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डेंस फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना है ये? फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ये याद रखो, टिश्यू का नाम याद रखो। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना है आपको, विथ कोलेजन फाइबर्स।
फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कौन से फाइबर्स है? व्हाइट फाइबर्स। 11वीं में आपने पढ़ा था ना, 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। तो आपका आईज का जो स्क्लेरा है वो आपके व्हाइट फाइबर से बना है। आपके आंखों का जो ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है ना, दैट इज योर स्क्लेरा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द आई बॉल मसल्स। ये आपके आईज को आपके सॉकेट में फिक्स करने में हेल्प करता है। द एंटीरियर थिक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। इधर देखो, कॉर्निया किधर पे प्रेजेंट है? ये देखो, अपने आंखों के बाहर एकदम ऐसे लेंस के ऊपर, जैसे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं वैसे अपने आंखों का एक स्क्रीन गार्ड है लेंस का। ये जो गोल गोल काला काला बटन है ना आपकी आंख का, उसके ऊपर अलग से एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उस अलग से प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। इधर देखो, आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में भी दिया है। जो स्क्लेरा का आगे वाला पार्ट है, देखो इधर तक स्क्लेरा था, स्क्लेरा से इधर पे ये सेम लेयर है, स्क्लेरा वाली ही लेयर है, बस उसमें ब्लड वेसल्स खत्म हो जाता है। आप बोलोगे मैम स्क्लेरा में और कॉर्निया में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही लेयर है, दोनों सेम टिश्यू से बना है, बस इसके पास ब्लड वेसल्स है, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है। तो इसको जो भी खाना मिलेगा ना वो इधर के लिक्विड से मिलेगा, एक्वियस ह्यूमर से, ठीक है। इट इज स्लाइटली बल्ज्ड आउट। आपका कॉर्निया थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ताकि जो भी लाइट आए वो उस लाइट को अपने आईज में फोकस कर सके, फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। द स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स। स्क्लेरा के पास ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स से उसको खाना मिलता है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हाउएवर कॉर्निया डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। डिवॉइड म्हणजे लैक, कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो कॉर्निया को खाना किधर से मिलता है? कॉर्निया इज नरिश्ड बाय एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर म्हणजे काय? इधर पे जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज एक्वियस ह्यूमर। मैम ये एक्वियस ह्यूमर किधर से आता है? ये जो आपके सेल्स हैं, सिलियरी बॉडी, पढ़ोगे इसके बारे में, सिलियरी बॉडी, ये सेल्स लिक्विड रिलीज करते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। एंड ऑल्सो बाय लैक्रिमल सेक्रीशन। और कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स अपने टीयर्स से भी मिलता है। तो आंख जब एकदम ड्राई हो जाती है तो एकदम खुजली होने लगती है, इसीलिए कभी कभी देखो अपने आप आंख से पानी निकलता है। आंख से पानी आ रहा है मतलब आंसू आ रहा है, मतलब अच्छी बात है, आंखों को नरिशमेंट मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं दिन भर रोते रहोगे ठीक है। द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्क्लेरा एंड द एंटायर कॉर्निया आर कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजंक्टिवा। तो ये देखो, इमेजिन करो ये आपका पूरा स्क्लेरा है, दिस एंटायर पार्ट इज योर स्क्लेरा, इसके ऊपर कॉर्निया है और इसके ऊपर एक पूरा प्रोटेक्टिव लेयर है। मतलब मेन आपका आईज है, ये पूरा टिश्यू स्क्लेरा का है, इधर पे यही स्क्लेरा कंटिन्यू होके कॉर्निया बन रहा है, मतलब ये वाला लेयर कॉर्निया का है, और इसके ऊपर अलग से एक प्रोटेक्टिव लेयर जा रही है। वो अलग से जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। ये स्क्रैच, बारिश में कैसे आप अपने मोबाइल पे तो स्क्रैच गार्ड लगाते हो, दिस इज योर कॉर्निया, पर इसको भी आप एक थैली में डाल देते हो बारिश के सीजन में, तो वो थैली आपके मोबाइल को पानी से बचाती है, दैट इज योर कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा हमारे आईज को किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कंजंक्टिवा इज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया को भी प्रोटेक्ट करता है और आईज का जो बचा हुआ स्क्लेरा का पार्ट रहता है ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? यस एवरीबॉडी, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। ये देखो आपका इमेज कैसे क्रिएट होता है, देखो कॉर्निया, दिस पार्ट इज द कॉर्निया, सी इमेज कैसे क्रिएट हो रहा है। लेंस के पास आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है इमेज का, लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट ऑनटू द रेटिना, इधर पे आपका रेटिना प्रेजेंट है, तो लेंस ने लाइट रेटिना पे रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको इमेज क्रिएट होते हुए दिखाई देता है। आपके ब्रेन में एक्चुअली इस कैंडल का उल्टा इमेज बन रहा है, ब्रेन में इस कैंडल का उल्टा इमेज बन रहा है। फिर ये मैसेज जाएगा ऑसिपिटल लोब के पास, आपके ब्रेन के पास, और फिर वहां से ये आपको दिखाई देगा फिर से सीधा कैंडल। तो एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज, अपने ब्रेन में इन्वर्टेड इमेज बनता है, फिर उसका इन्वर्जन अपने को रियल लाइफ में दिखाई देता है, ठीक है। चलो, तो हमने पहला लेयर पढ़ा, हमने कोरोइड के बारे, स्क्लेरा के बारे में पढ़ा। स्क्लेरा म्हणजे अपने आईज का बाहर का लेयर, व्हाइट वाला पार्ट। अभी स्क्लेरा के बाद आता है कोरोइड। कोरोइड किधर प्रेजेंट होता है? ये देखो, वेयर इज योर कोरोइड प्रेजेंट? स्क्लेरा के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज योर कोरोइड। इधर देखो, ये जो पिंक वाली लेयर है, स्क्लेरा इज ब्लू, और ये बीच की जो पिंक वाली लेयर है
दैट इज योर कोरॉइड. लुक हियर, ये बाहर वाली लेयर स्क्लेरा है और ये पिंक वाली लेयर कोरॉइड है. ठीक है, सेकेंड लेयर इज कोरॉइड. बाहर से आएंगे तो सेकेंड लेयर कोरॉइड प्रेजेंट होती है. इट इज मिडल वास्कुलर. वास्कुलर म्हणजे इसके पास भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स है. एंड इट ऑल्सो हैज पिगमेंटेड लेयर. पिगमेंटेड मतलब इट विल हैव कलरफुल पिगमेंट. इट इज नॉट कंप्लीट लेयर. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. तो कोरॉइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन से 3 पार्ट्स? कोरॉइड प्रॉपर, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस. कोरॉइड प्रॉपर क्या होता है? इट लाइन्स द स्क्लेरा. ड्यू टू इट्स पिगमेंटेड नेचर इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन. द ब्लड वेसल्स ऑफ कोरॉइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना. तो इधर देखो, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये पूरा येलो वाला, सॉरी पिंक वाला, हाँ, ये जो पूरा पिंक वाला पार्ट है ना, यहां से लेके ये जो पिंक वाला पार्ट है यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस पिंक पार्ट, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कोरॉइड प्रॉपर. इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है और ये हमारे आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. इतना समझना है. नेक्स्ट आता है सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी किधर प्रेजेंट है? ये देखो, जिधर पे आपका कोरॉइड प्रॉपर खत्म हुआ, इधर से लेके इधर तक, ये वाला रीजन अपना कोरॉइड प्रॉपर था. ये वाला रीजन कोरॉइड प्रॉपर था. अभी इसके आगे ये जो ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, दिस इज सीलियरी बॉडी. ये वाला पार्ट सीलियरी बॉडी है. तो सीलियरी बॉडी का क्या फंक्शन है? इट इज अ थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट अ जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड आइरिस. ये बीच में प्रेजेंट है. किसके बीच में प्रेजेंट है? आइरिस और कोरॉइड के बीच में. आइरिस इधर पे है, ये देखो, ये ब्लू वाला रीजन इज योर आइरिस. तो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है. इट्स एपिथेलियम सेक्रेट्स एक्वियस ह्यूमर. तो मैंने आपको इधर बोला था ना कि सीलियरी बॉडी से एक्वियस ह्यूमर आता है. तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर था, ये वाला पार्ट, इधर तक कोरॉइड प्रॉपर है. दिस पार्ट इज सीलियरी बॉडी. और ये सीलियरी बॉडी से क्या निकलता है? एक्वियस ह्यूमर. और ये एक्वियस ह्यूमर क्या करता है? अपने कॉर्निया को और अपने लेंस को न्यूट्रिशन देता है, गीला रखता है, एक्वियस रहता है. ठीक है. Attached to the ciliary body are suspensory ligaments which hold the lens. अब ध्यान से देखो इधर पे, ये आपका जो सीलियरी बॉडी है, इधर से ना ऐसे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकल रहे हैं. ये वाला डायग्राम देखो, इधर क्लियरली दिखाई देगा. ये देखो, ये आपका सीलियरी बॉडी है. अगर आप एकदम ध्यान से फोकस करो तो यहाँ पे आपको कुछ लिगामेंट्स दिखाई देंगे, या उससे ज्यादा क्लियर इधर दिखाई देगा. ये सीलियरी बॉडी है, ये ऐसा लिगामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ये लिगामेंट्स लेंस को पकड़ के रखते हैं, लेंस का साइज छोटा या बड़ा नहीं होने देते. तो इधर देखो, दिस आउटर लेयर इज स्क्लेरा, दिस रेड वाला लेयर इज कोरॉइड. इधर से लेके इधर तक कोरॉइड प्रॉपर है. फिर दिस पार्ट इज सीलियरी बॉडी, एंड सीलियरी बॉडी के बाद आता है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ठीक है. The ligaments and muscles of ciliary body help in the adjustment of the size of lens. तो ये जो आपका मेन लेंस है, ये लेंस आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिगामेंट्स की होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट की, जो सीलियरी बॉडी से निकलते हैं. लास्ट में आता है आइरिस. आइरिस आपके आंखों का जो कलर है ना, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, जो भी है, वो आइरिस के पिगमेंटेशन की वजह से होता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया, the vascular part of choroid sharply bends into the cavity of eyeball, forming a thin and colored partition called iris. इधर देखो, ये आपका iris वाला part है. This entire part is your iris. ठीक है, एकदम clear image दिखाई दे रहा है. This entire part is your iris. It is perforated, मतलब इनमें छोटे छोटे holes होते हैं. In the middle layer, middle by an aperture called pupil. इधर देखो, ये आपका आइरिस है और आइरिस के सेंटर में आपको एक होल दिखाई दे रहा है. ये आपका आइरिस है और आइरिस के सेंटर में आपको एक अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज योर प्यूपिल. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? प्यूपिल. So it has pupil in the center.
Smooth muscles of the iris helps in regulating the size of pupil depending on the intensity of the light entering the eyeball. तो इधर पे क्या बोला गया है, जब आपके आंख में डायरेक्ट टॉर्च मारते हैं तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, जब लाइट दूर दूर जाती है तो प्यूपिल बड़ा बड़ा होते जाता है. तो प्यूपिल छोटा होगा बड़ा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, कि आंखों के ऊपर कितनी लाइट मारी जा रही है. द पिगमेंट ऑफ द आइरिस डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्वियस ह्यूमर किधर से बनता है, सीलियरी बॉडी से. और लेंस को कौन पकड़ के रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट कम्स लेंस. नेक्स्ट कम्स व्हाट, लेंस. लेंस कौन सा पार्ट है बेटा, ये देखो, ये जो इधर पे लोकेटेड है सेंटर में, दिस इज योर लेंस. इट इज ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाय कॉन्वेक्स. इधर से भी बाहर निकला है, इधर से भी बाहर निकला है, बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. इट इज सस्पेंडेड इन द आईबॉल, ये आपकी आंखों की कैविटी में छुपा हुआ है, बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ये देखो इधर पे ये देखो, ये और ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, राइट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स. तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने अपने लेंस को ऐसे जगह पे पकड़ के रखा है. इधर ऊपर का सस्पेंसरी लिगामेंट, नीचे का सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसे लेंस को पकड़ के रखता है. The lens and suspensory ligaments divide the cavity of the eyeball into small anterior aqueous chamber filled with clear watery fluid and a posterior large vitreous chamber. तो देखो ये लेंस की वजह से इधर पे एक अलग कैविटी बन रही है और इधर पे एक अलग कैविटी बन रही है. ये इधर वाली जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एक्वियस चेम्बर, क्योंकि इधर पे एक्वियस ह्यूमर है, दिस कैविटी. और इस कैविटी को बोलते हैं विट्रस चेम्बर, क्योंकि इधर पे विट्रस ह्यूमर है. बार बार बोल रही हूँ, एक्वियस ह्यूमर किधर से आता है, सीलियर बॉडी से. ठीक है, ये दोनों लिक्विड, ये लिक्विड और ये लिक्विड मिलके अपने आईज को टनाटन फुगा के रखते हैं, मतलब एक प्रॉपर शेप दे के रखते हैं, नहीं तो आईज पचक जाएगा. ठीक है, फिल्ड विथ जेली लाइक विट्रस ह्यूमर. हाँ, तो पीछे विट्रस साइड में विट्रस चेम्बर है, इधर पे आपका वाटर जैसा फ्लूइड है, एक्वियस चेम्बर. अभी इधर एक चीज याद रखो, एक्वियस चेम्बर में क्लियर लिक्विड है, एकदम पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, और अंदर इधर विट्रस में जेली लाइक लिक्विड है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड. ठीक है, इट मेंटेन्स शेप ऑफ द आईबॉल एंड मेंटेन्स प्रेशर फॉर कीपिंग द लेंस इन पोजीशन. तो आपका आईबॉल आगे पीछे ना हो जाए, इसीलिए इसमें हम पानी भर के रखते हैं, ताकि मतलब आंखों में पानी भरकर रहता है, ताकि वो प्रॉपर एक शेप लेके अपनी जगह फिक्स रहे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स रेटिना. What is a retina? It is the innermost delicate non-vascular sensitive layer, light sensitive layer. Non-vascular मतलब रेटिना के खुद के पास ब्लड वेसल्स नहीं होता है. इधर ध्यान से देखो, ये देखो आपका रेटिना किधर प्रेजेंट है, somewhat here. इसके खुद के पास ब्लड वेसल्स नहीं है, they don't have their own blood vessels, they only have light sensitive cells. बेसिकली रेटिना दो पार्ट में डिवाइडेड है. रेटिना की लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है नॉन सेंसरी पार्ट और एक है सेंसरी पार्ट. मतलब एक पार्ट में न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे और एक पार्ट में न्यूरॉन वाले सेल्स रहेंगे. हम सेंसरी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. इधर देखो, दिस इज द नॉन सेंसरी पार्ट. दिस इज द नॉन सेंसरी लेयर, मतलब ये बेसिक एपिथेलियल लेयर, एकदम बेसिक लेयर. और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर अंदर वाली, दिस लेयर, दिस इज सेंसरी लेयर. तो हम सेंसरी लेयर की बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट इज नॉन सेंसरी, सेकेंड इज सेंसरी. सेंसरी लेयर हैज आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड इनर नर्वस पार्ट. इधर देखो, ये सेंसरी लेयर में इधर पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, इट हैज पिगमेंटेड पार्ट. पिगमेंटेड पार्ट मतलब कलरफुल सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. कौन से सेल्स है इनके पास, कौन से सेल्स है इनके पास, इट हैज रॉड सेल एंड इट हैज कोन सेल्स. ये देखो, ये है आपके रॉड सेल्स, ये रॉड सेल्स है और ये कोन सेल्स है. तो ये बाहर की तरफ है ना, दिस इज द आउटर रीजन. ठीक है, फिर बीच में और एक रीजन आता है, ये वाला, दिस मिडल रीजन. तो सबसे बाहर आउटर फोटोसेंसिटिव लेयर,
एक मिनट, क्या दिया है? इट हैज एन आउटर पिगमेंटेड पार्ट एंड एन इनर नर्वस पार्ट। द इनर नर्वस पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे पहले बाहर आएगा आउटर फोटोसेंसिटिव लेयर, तो ये पहला लेयर है रॉड सेल और कोन सेल्स का। फिर दूसरा लेयर कौन सा है? मिडल लेयर ऑफ बाइपोलर नर्व सेल्स, ये दूसरा लेयर है बाइपोलर नर्व सेल का। और अंदर की तरफ तीसरा लेयर है गैंग्लियोनेटेड सेल, ये वाला तीसरा लेयर है। तो 1 2 3 ये तीनों मिला के आपका सेंसरी लेयर बनता है। इधर पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सेंसेशन रिसीव होगा, सेंसेशन पास होगा, कलर डिटरमाइन होगा, और फिर इन सब का मैसेज नर्व फाइबर से आपके ऑप्टिक नर्व बन के निकलेगा बाहर। द नर्व फाइबर्स फ्रॉम द बेसल एंड ऑफ द गैंग्लियन सेल्स कलेक्टिवली फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। इधर ध्यान से देखो, इधर से फाइनली जो सेल्स निकलते हैं ये सेल्स बाहर ऑप्टिक नर्व बन के जाते हैं। ये देखो, ये सेल्स बाहर ऑप्टिक नर्व बन के जा रहे हैं। और ये ऑप्टिक नर्व किधर जाएगी बच्चों? ये देखो, ये ऑप्टिक नर्व किधर जाएगी? ये ऑप्टिक नर्व किधर जाएगी? आपके ऑसिपिटल लोब में। किधर जाएगी ऑप्टिक नर्व? ऑसिपिटल लोब में। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। द ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया डायगनली अपोजिट टू द लेंस। क्या बोला हमको इधर पे? ब्लाइंड स्पॉट किधर प्रेजेंट है? इधर देखो, लेंस, ये लेंस है, लेंस के जस्ट सामने आपका ब्लाइंड स्पॉट है। अभी ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या? मैम ये वाले स्पॉट में आके सब लोग अंधे हो जाते हैं क्या? नो। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट? इट इज the area of retina from where the optic nerve and blood vessels leave the eyeball। तो आपका जो भी blood vessels है वो कहाँ से बाहर आएगा? ये देखो, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, जहां से आपके नर्व्स बाहर आते हैं। ये देखो, इधर से, ठीक है। There are no rod and cone cells in this region। ब्लाइंड स्पॉट के पास कोई रॉड या कोई कोन सेल्स नहीं होता है। There are an area lateral to and above the blind spot is called yellow area और macula lutea। इधर देखो, इधर पे आपका ब्लाइंड स्पॉट है, इधर पे आपका रेटिना है। ये देखो, ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। और ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट आगे आपका एक येलो एरिया होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला। क्या काम है इस मैक्यूला एरिया का? एट द सेंटर इट्स डिप्रेशन इज कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। तो इधर पे ना छोटा सा ऐसे खड्डा रहता है, उस खड्डे को हम बोलते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है देखो, उस खड्डे को हम बोलते हैं फोविया। ये देखो, ऐसा डिप्रेशन है इधर पे, छोटा सा ऐसे कर्व्ड रीजन है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड रीजन है, उस रीजन को हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर एल नहीं आएगा, एफ आएगा, ठीक है। इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल्स एंड इज द प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ शार्पेस्ट विजन। तो ये फोविया वाले रीजन में इधर पे सबसे ज्यादा कोन सेल्स होते हैं और इधर पे आपका एकदम क्लियर इमेज क्रिएट होता है। तो अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई देने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट किसी बच्चे को पैदा होते से ही ब्लर दिखाई देता है, इसका मतलब उसका फोविया वाला रीजन थोड़ा सा डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। द रॉड एंड कोन सेल्स लाई डीप इन द रेटिना। ये रॉड और कोन सेल्स रेटिना के पूरे अंदर अंदर तक भरे हुए हैं, so that light has to pass through the ganglion and bipolar cells before reaching them। तो अगर अपनी लाइट को पास होना है तो इधर देखो, लाइट को पहले गैंग्लियोनिक सेल, फिर पोलार सेल, फिर रॉड सेल तक जाने को मिलेगा, यानी सारे मेन सेल्स के थ्रू होते हुए फिर अपना लाइट रॉड और कोन सेल्स तक जाएगा, ठीक है। अभी ये जो दो टाइप के सेल्स हम कभी से पढ़ रहे हैं, रॉड सेल कोन सेल, रॉड सेल कोन सेल, ये क्या होता है? ये कोन सेल है, ये रॉड सेल है। इसका डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं, सिर्फ इसका फंक्शन पूछते हैं। They contain light sensitive protein termed as photopigments। इन दोनों के पास स्पेशल प्रोटीन्स होती है, उनको बोलते हैं photopigments। The cones are responsible for daylight। कोन सेल्स की वजह से आपको दिन में ज्यादा दिखाई देता है, एंड रॉड्स की वजह से आपको रात में या अंधेरे में अच्छे से दिखाई देता है। देखो, समझो आपके घर पे थोड़ा सा लाइट ऐसा डिम हो गया है, तो रात के टाइम पे या अंधेरे में आप कोई चीज ढूंढते हो तो आपकी आंखें एकदम शार्पली चीजों को ढूंढती है, तो वो कौन से सेल्स की वजह से होता है? वो होता है रॉड सेल्स की वजह से।
और एकदम उजाले में अपनी आंख ऐसे छोटी हो जाती है फिर भी अपने को बराबर दिखाई देता है, तो वो कौन से सेल्स की वजह से होता है? कोन सेल्स की वजह से। तो कैसे याद रखोगे? रॉड सेल रात में आपको या अंधेरे में आपको विजन अच्छा देता है, सो रॉड का र और रात का र के प्रोनाउंसिएशन से आप याद रख सकते हो, बिकॉज दिस इज सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पर्पल रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन रॉड विच इज विटामिन ए डेरिवेटिव। इसीलिए जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि उनको रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं मिलता है which is important for rod cell. So this is also CET question. The cones are of 3 types. कोन का टाइप्स नहीं बताया इधर, बस इतना बोला है कोन सेल 3 टाइप्स के होते हैं जिनके पास अलग अलग फोटो पिगमेंट्स होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट का। तो अगर समझो आपको रेड, ग्रीन और ब्लू वाला कलर ब्लाइंडनेस है तो आप मर्चेंट नेवी में तो सिलेक्ट नहीं होगे, लेकिन उसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि आपके कोन सेल्स डिफेक्टिव है, ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। Various combinations of these cones and their photopigments produce sensation of different colors. इसीलिए आपको इतना कलर का वेरिएशन देखने को मिलता है। The sensation of white light is produced due to simultaneous equal simulation of these 3 types of cones. तो अगर आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक्टिवेट हो गए जिसकी वजह से इमेज व्हाइट हो गई है, ठीक है, जैसे वो प्रिज्म वाला फॉर्मूला किया था ना 10वीं में, वैसे। Okay. The optic nerve consists of the fibers arising from the base of the ganglionic cell. Optic nerve किधर से arise हो रहा है? ये देखो, ये आपके ganglion cells है, इधर देखो, ये आपके ganglion cells है, इसके बेस से आपका optic nerve अराइव हो रहा है। ये देखो, rod cell, cone cell, bipolar cell, ganglion cell और इसके बेस से optic nerve बाहर निकलता है। So optic nerve ganglion cell के बेस से बाहर आता है। It leaves the eyeball from posterior side and carries visual impulse from retina to occipital lobe. इसका सिग्नल किधर जाएगा? occipital lobe के पास जाएगा, ब्रेन के occipital lobe के पास, ठीक है। तो देखो इमेज कैसे दिखाई देती है, इमेज जनरेट कैसे होती है? The light rays from the object pass through the conjunctiva. लाइट रेस कंजंक्टिवा से पास हो रही है, इधर देखो, ये बाहर का लेयर कंजंक्टिवा है, तो कंजंक्टिवा से लाइट रेस पास हो रही है। द इमेज पासेस थ्रू कंजंक्टिवा, कॉर्निया थ्रू द प्यूपिल। ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल से आपकी लाइट रेस पास होती है और लेंस के थ्रू अंदर जाती है। एंड द लेंस एंड इज फोकस्ड ऑन द रेटिना, और ये लाइट रे किधर फोकस होती है? रेटिना पे, ठीक है। इन द विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रम म्हणजे ऑसिपिटल लोब, सेरिब्रम के कौन से रीजन में विजुअल एरिया है? ऑसिपिटल लोब। द नर्व इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। फाइनली आपको आपका इमेज दिखाई देता है, ठीक है। द लेंस मेक्स फाइन एडजस्टमेंट्स टू ब्रिंग अ शार्प फोकस ऑन रेटिना। आपका लेंस ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता है ताकि इधर पे एकदम क्लियर इमेज क्रिएट हो सके। द एबिलिटी ऑफ द लेंस बाय विच द लाइट रे फ्रॉम फार एंड नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर। आपके एकदम सामने लाके मोबाइल रखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, या एकदम दूर रखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपका लेंस ना खुद को एडजस्ट करता है। कैमरा लेंस देखा है आपने, आप उसको ऑटो मोड पे डाल देते हो तो वो जूम इन जूम आउट करके प्रॉपर फोकस करता है ताकि इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे। तो लेंस की इस पावर को बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। यस, तो देखो ये फ्लो चार्ट में सेम चीज दी गई है। रेटिना लाइट रेज रिसीव करता है, वो लाइट रॉड और कोन सेल्स पे पड़ती है, फिर उसके वजह से पिगमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रॉड और कोन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, मैसेज ऑसिपिटल लोब के पास जाता है। ऑसिपिटल लोब के पास जाने से पहले वो बाइपोलर सेल्स के पास जाता है, फिर वहां से गैंग्लियोनेटेड सेल्स, ये देखो बाइपोलर, पहले रॉड और कोन, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियोनेटेड सेल्स, और फिर आपके बेसल गैंग्लियन के पास, और फिर उधर से ऑप्टिक नर्व के पास, ठीक है। तो गैंग्लियोनेटेड सेल, फिर गैंग्लियोनेटेड सेल से ये जाता है ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व से ये जाता है ऑसिपिटल लोब में, और फाइनली आपको इमेज दिखाई देता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस, सबको ये टॉपिक क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक लाइन में सबका फंक्शन बताया है। क्लेरा का क्या फंक्शन है, थोरॉइड का क्या फंक्शन है, रेटिना का क्या फंक्शन है, सिलियरी बॉडी, आइरिस, पुपिल, लेंस, कॉर्निया, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व।
इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसको 2 से 3 बार देखना। बैकग्राउंड में बीच में थोड़ा सा आवाज आया होगा तो प्लीज इग्नोर दैट, ट्राई टू इग्नोर दैट। और इसको 2 से 3 बार देखो, आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना। महाराष्ट्र बोर्ड 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहो। और ऐप पे बहुत ही जल्द एक नया सरप्राइज आने वाला है। सो जिसने जिसने ज्ञान लैब का ऐप लॉन्च नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करो। उसमें जो फ्री मटेरियल दिया गया है वो फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो CET 2024 का टारगेट सेट करना है तो ज्ञान लैब ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।